Hello friends, in our today's video session we are going to study about the Code of Civil Procedure 1908 और इसके अंदर हम सेक्शन नंबर 36 से लेकर के 74 तक और ऑर्डर नंबर 21 तक पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम समझेंगे कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। आज हम एग्जीक्यूशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस हमारे कवर होते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 36 से लेकर के सेक्शन नंबर 74 तक और ऑर्डर नंबर 21 जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। इसके अंदर 106 रूल्स हैं। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी वीडियो का आज का टाइटल है एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूशन होता क्या है। एग्जीक्यूशन को जानने से पहले हमको दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर। तो डिक्री होल्डर क्या होता है और जजमेंट डेटर क्या होता है। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिक्री आई हो। डिक्री यानी कि एक ऑर्डर जिस अगर किसी के फेवर में आता है, एक डिक्री किसी के फेवर में आती है कि आप इस केस को जीत गए हैं। सिविल के अंदर जब कोई केस जीतता है तो उसको डिक्री दी जाती है। तो डिक्री एक तरीके से अवार्ड होता है। अगर वो डिक्री किसी के फेवर में आती है तो उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है और जिसके अगेंस्ट आती है उसको जजमेंट डेटर कहा जाता है। तो अगर किसी के फेवर में डिक्री आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर केस खत्म हो जाता है और सामने वाला जीत जाता है। सिविल केस के अंदर ये होता है कि आप जब अपना केस लेकर के किसी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उस केस की पूरी सुनवाई होती है, ट्रायल चलाया जाता है। पूरा जब वो सूट खत्म हो जाता है तो उसके बाद में एक ऑर्डर पास किया जाता है। तो वो या तो जजमेंट होती है, ऑर्डर होती है या डिक्री होती है। तो जब वो डिक्री आपको मिलती है तो उस जगह पर आकर के आप केस जीत जाते हैं, लेकिन केस अभी खत्म नहीं होता। आप सिर्फ केस को जीतते हैं जो आपने उस डिक्री के अंदर जीता है। यानी कि सपोज कीजिए कि आपने सामने वाले के ऊपर कोई क्लेम डाला है 10,000 रुपए का और आपने उसको प्रूव कर दिया कि हाँ मुझे इससे 10,000 रुपए लेने हैं। कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी कि आप इससे 10,000 रुपए लेंगे। तो वो जो 10,000 रुपए उससे लेने हैं, अभी सिर्फ कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो आप उससे लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको उस डिक्री के लिए एक एप्लीकेशन और लगानी पड़ेगी, फिर से एक नए सिरे से केस शुरू होगा। मतलब शुरू तो नहीं होगा लेकिन एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी कि आप जो 10,000 रुपए लेने हैं वो किस तरीके से लेने हैं। अभी तो सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ आपको लेने हैं, आपका हक बनता है इसे 10,000 रुपए लेने का, लेकिन अब लेने किस तरीके से हैं। उसकी प्रॉपर्टी बेच के लेनी है, उसके बैंक अकाउंट में से लेने हैं, या फिर वो अपना कोई सामान उस 10,000 के बदले में देगा आपको। लेना किस मोड से है, उसका पेमेंट आप एक बार में करेगा या इंस्टॉलमेंट्स में करेगा। तो वो सारी चीजें एग्जीक्यूशन कहलाती हैं कि एक बार जब डिक्री आपको मिल गई तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। उसी तरीके से अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उस ऑर्डर का भी एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। तो डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिक्री आती है और जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। तो अब ये डिक्री होल्डर के पास में डिक्री आ गई। अब डिक्री का क्या होगा, डिक्री का होगा हमारा एग्जीक्यूशन। और डिक्री का जब एग्जीक्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि जो डिक्री होल्डर होगा वो एक कोर्ट के अंदर जाकर के एप्लीकेशन लगाएगा और फिर कोर्ट ये बताएगी, कोर्ट कंपेल करेगी जजमेंट डेटर को कि आपको इस तरीके से डिक्री को सेटिस्फाई करना है, या फिर जो जो चीजें डिक्री के अंदर लिखी गई हैं आपको उस तरीके से एक्ट करना है। तो ये किसको करना है, एक्ट करना है हमारे जजमेंट डेटर को। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का मतलब हुआ हमारा डिक्री मिली हमें, हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट के पास जाके एक एप्लीकेशन लगाई कि जनाब हमारे को डिक्री मिल चुकी है, अब हमको इस डिक्री के हिसाब से सामने वाले से हमारी पेमेंट कराई जाए, या ये जो प्रॉपर्टी है ये हमको दिलवाई जाए, या जो भी कुछ है, जो भी काम करवाना है वो उस तरीके से डिक्री के हिसाब से करवाया जाए। उसके लिए हमें एक अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और उसी एप्लीकेशन को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर सेक्शन नंबर 36 क्या कहता है। हमारा सेक्शन नंबर 36 कहता है कि जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन आर सेम फॉर द डिक्री एंड ऑर्डर। यानी कि जितने भी प्रोविजन हमारे एग्जीक्यूशन के हैं वो जो डिक्री के लिए होंगे वही ऑर्डर्स के लिए भी होंगे। प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट्स आर सेम फॉर डिक्री एंड ऑर्डर। अगर कोई प्रोविजन हमारे ऐसे हैं जो जिसमें पेमेंट हो रही है और वो अगर डिक्री के लिए जो होंगे वही
ऑर्डर्स के लिए भी होंगे। अब वो प्रोविजंस क्या होंगे, हमने अभी शुरू में जो देखा था ना वही प्रोविजंस होंगे, यानी कि जितने भी हमारे सेक्शन है, सेक्शन नंबर 36 से लेकर के 74, अगर वो डिक्री के ऊपर लागू हो रहे हैं तो वही सेम सेक्शंस हमारे ऑर्डर्स के ऊपर भी लागू होंगे। अगर किसी ऑर्डर को सेटिस्फाई कराना है तो भी जो प्रोविजंस जिस तरीके से बताया गया सेक्शन नंबर 36 से लेकर के 74 के अंदर और ऑर्डर नंबर 21 के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्डर के ऊपर भी लागू होगा और उसी तरीके से डिग्री के ऊपर भी लागू होगा। तो सेक्शन नंबर 36 हमारा सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जो प्रोविजंस एग्जीक्यूशन के लिए गिवन है वो डिग्री के लिए भी सेम होंगे और ऑर्डर्स के लिए भी सेम होंगे। अब एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं ऑर्डर नंबर 21 का। अब ऑर्डर नंबर 21 जो हमारा बहुत बड़ा है, इसके अंदर 106 रूल्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं वो 106 रूल्स के अंदर किस तरीके से वो सेग्रीगेट किए गए हैं और वो क्या क्या हमें समझाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम ऑर्डर नंबर 21 को। अब ऑर्डर नंबर 21 के अंदर रूल नंबर 1 से लेकर के 2 हमारा कहता है पेमेंट अंडर डिक्रीज, यानी कि जितनी भी डिक्री के अंदर अगर कोई पेमेंट्स हैं उसके लिए अगर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है, यानी कि डिक्री के अंदर पेमेंट दी गई है कि इतनी पेमेंट सामने वाले को, जजमेंट डेटर को डिक्री होल्डर के लिए करनी है, तो उसके लिए अगर आपको जाना है तो प्रोविजंस गिवन है रूल नंबर 1 से लेकर के 2 के अंदर। और अगर रूल नंबर 3 से लेकर के 9 के अंदर गिवन है कि कोर्ट एग्जीक्यूशन कैसे कराएगी डिक्रीज का। रूल नंबर 10 से लेकर के 23 तक गिवन है कि आपको एप्लीकेशन लगानी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो रूल नंबर 10 से लेकर के 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप एप्लीकेशन लगाने के लिए जाते हैं, जब आपको डिक्री मिल जाती है उसके बाद में जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं एग्जीक्यूशन लगाने के लिए तो उसके अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रूल नंबर 10 के अंदर। और प्रोविजंस गिवन है रूल नंबर 10 से लेकर के 23 तक। रूल नंबर 24 से लेकर के 25 हमारा बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस टू बी अप्लाइड, जो क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। रूल नंबर 26 से लेकर के 29 बताता है किसी एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे अगर लगानी है तो उसके लिए 26 से 29 के अंदर गिवन है। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, तो वो हमारे को रूल नंबर 30 से लेकर के 36 के अंदर गिवन है। सिविल प्रिजन क्रिमिनल प्रिजन से अलग होती है, तो सिविल प्रिजन अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेंशन में लिया जाता है सिविल प्रिजन के अंदर, तो वो जो गिवन है उसके लिए प्रोविजंस गिवन है हमारे रूल नंबर 37 से लेकर के 40 के अंदर। रूल नंबर 41 से लेकर के 57 के अंदर गिवन है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर अटैच करनी है तो उसके अटैचमेंट के लिए जो प्रोविजंस हैं वो 41 से 57 के अंदर गिवन है। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अगर कोई एग्जीक्यूशन के अंदर कोई क्लेम लगा लेता है या फिर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसका जो एडजुडिकेशन होगा उसका जो प्रोविजंस है वो हमें रूल नंबर 58 के अंदर गिवन है। रूल नंबर 59 के अंदर स्टे ऑफ सेल के बारे में दिया है, अगर किसी चीज की सेल हो रही है उसके ऊपर हमें स्टे लगाना है तो हम रूल नंबर 59 के प्रोविजन के हिसाब से कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। रूल नंबर 64 से 73 हमारा सेल के बारे में बात करता है जनरली। रूल नंबर 74 से लेकर के 81 तक बात करता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर, कि अगर कोई एग्जीक्यूशन कराना है उसके अंदर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उसके लिए हमें रूल नंबर 74 से 81 देखना होगा। और अगर हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करवाना है तो उसके लिए हमें रूल नंबर 82 से 96 तक देखना पड़ेगा। और रूल नंबर 97 से लेकर के 106 तक बताता है रेजिस्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, किसी भी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन को डिलीवर कराते हैं या रेजिस्टेंस कराते हैं उसके लिए हमारे पास गिवन है रूल नंबर 97 से लेकर के रूल नंबर 106। तो ये एक ओवरव्यू हुआ हमारा ऑर्डर नंबर 21 का। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 21 के अंदर रूल नंबर 10 के बारे में। रूल नंबर 10 के बारे में क्यों भाई? क्योंकि रूल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जीक्यूशन लगाना है तो रूल नंबर 10 ऑर्डर नंबर 21 का इस्तेमाल कर करके हमें एप्लीकेशन लेकर के जानी पड़ेगी एग्जीक्यूशन के लिए। तो अभी रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 10 ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 10 हमारा कहता है एन एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट बाय द डिक्री होल्डर इफ ही डिजायर टू एग्जीक्यूट इट, यानी कि कोर्ट के अंदर अगर आपको अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करानी है तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन लगेगी रूल 10 के अंदर। समझे आप बात को? मतलब कहने का ये है, पहले दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका। इफ पार्टी नॉट अप्रोचिंग द कोर्ट देन द कोर्ट हैज नो ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट इट सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से। तो यानी कि अगर कोई पार्टी जिसके पास में डिक्री आ गई है वो डिक्री होल्डर कहला रहा है तो उसको
कोर्ट के पास जाना पड़ेगा एक एप्लीकेशन लेकर के एग्जीक्यूशन की, तभी कोर्ट उसकी डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगी। कोर्ट अपनी तरफ से खुद सुओ मोटो अपनी मर्जी से अपनी तरफ से उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराएगी जब तक आपने ऑर्डर 21 रूल 10 के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई। यानी कि आप केस जीत जाते हैं, आपके हक में फैसला आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद ही जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लेकर के कि जनाब हमें डिग्री मिल गई है, अब इसको एग्जीक्यूट कराओ। तो अगर आपको डिजायर है उसे एग्जीक्यूट कराने की तो आप जाओगे, अगर आप नहीं जाते तो फिर आप जीता हुआ केस भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। कोर्ट अपनी मर्जी से अपनी तरफ से किसी भी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराती। आपको अपनी डिग्री को लेकर के कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसमें ऑर्डर 21 रूल 10 के अंदर अब ये हमारा कहता है द डिग्री होल्डर अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अगर जो डिग्री होल्डर है उसको एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। ये पूरा हमारा ऑर्डर 21 रूल 10 बात कर रहा है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री होल्डर हो तो आपको एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अपनी डिग्री को। तो आप कहाँ जाकर के अप्लाई करेंगे? देखिए, ऐसा होता है जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हम केस लड़ते हैं, हम केस जीत जाते हैं। एक सामने जिस कोर्ट के अंदर हम जाते हैं उस कोर्ट के अंदर ही हमारा पूरा केस चलता है और हम उसको जीतते हैं या हारते हैं, जो भी होता है। तो जब डिग्री आती है उस कोर्ट से तो जरूरी नहीं है कि वो जिस कोर्ट ने हमारा केस सुना है पूरा वही उसको एग्जीक्यूट कराएगा। वो जो हमारा केस है, जो हमारी डिग्री है, उसको वो सेम कोर्ट भी एग्जीक्यूट करा सकता है और साथ ही वो कोई दूसरा कोर्ट भी, यानी कि उसका सबऑर्डिनेट या फिर उसका जो अपर कोर्ट होगा वो भी उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। या फिर वो ऑर्डर भी कर सकता है कि कोई दूसरा कोर्ट जो उस डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकता है, कोई प्रॉपर ऑफिसर, वो उसको एग्जीक्यूट कराए। तो ये कहते हैं कि आप जब केस को जीत जाते हैं, आपके पास डिग्री आ जाती है, तो आपको इन तीन में से किसी के पास जाना पड़ेगा। या तो उस कोर्ट के पास में जिस कोर्ट ने उस डिग्री को पास करी है, या फिर उस अथॉरिटी के पास में जिस अथॉरिटी को वो कोर्ट अपॉइंट करती है कि अब आपको इसके पास में जाना है और ये आपका एग्जीक्यूशन कराएगा। या फिर इफ द डिग्री सेंड टू एनी अदर कोर्ट, किसी और कोर्ट के अंदर आपकी डिग्री गई है, तो द एप्लीकेशन इज मेड बिफोर दैट कोर्ट और इट्स प्रॉपर ऑफिसर। अगर आपकी जो डिग्री है उसको सेंड कर दी गई है किसी और कोर्ट के अंदर, तो एप्लीकेशन जो होगी आपकी वो उस कोर्ट के सामने लगेगी और प्रॉपर ऑफिसर के सामने लगेगी। तो इस तरीके से हम अपना जो डिग्री होती है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। तो अब हमारा सवाल ये उठता है कि कौन कौन है वो फॉलोइंग पर्सन, कौन कौन है जो ऑथराइज्ड हैं अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए। अब भाई एग्जीक्यूशन हमें स्टार्ट करवानी है, किसी अपनी डिग्री की एग्जीक्यूशन करवानी है, तो उस एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन पर्सन्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 जो हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है उसका सबसेक्शन 3 कहता है कि जो डिग्री होल्डर होता है, डिग्री होल्डर के बारे में सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 3 के अंदर गिवन है। तो जो डिग्री होल्डर होगा वो अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन नंबर 2 का हमारा सबसेक्शन 11 डिफाइन करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डिग्री, जो डिग्री होल्डर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब ऑर्डर नंबर 21 का रूल 15 हमारा कहता है इन केस ऑफ जॉइंटली पास डिग्री एनी ऑफ देम, यानी कि अगर डिग्री पास की गई है 4, 5 या 2 जनों के लिए, या फिर मतलब एक से ज्यादा लोग अगर थे उसके अंदर और उनके फेवर में डिग्री पास हुई है, तो उनमें से कोई भी एक डिग्री होल्डर जाकर के अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। अब सेक्शन नंबर 49 और ऑर्डर नंबर 21 का रूल 6 कहता है कि जो भी ट्रांसफरी होगा डिग्री होल्डर का, जिसके लिए डिग्री आई होगी, वो भी अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। द पर्सन मेकिंग द क्लेम अंडर द डिग्री होल्डर, अगर कोई बंदा ऐसा है जो क्लेम करना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है डिग्री के लिए, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए। अब हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि वो कौन कौन से बंदे हैं जिनके ऊपर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलेगी, किनके ऊपर, किनके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। तो हमारा सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन का सेक्शन है उसका सबसेक्शन 10 हमारा बताता है जजमेंट डेटर के बारे में। तो जजमेंट डेटर की डेफिनेशन वहां पर गिवन है। तो जजमेंट डेटर के ऊपर
सबसे पहली चीज तो ये जजमेंट डेटर के ऊपर ही हमारी एप्लीकेशन जाएगी, एग्जीक्यूशन पेटिशन जो भी वो जजमेंट डेटर के ऊपर जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से जजमेंट डेटर अवेलेबल नहीं है या फिर वो पे नहीं कर सकता, वो उस काम को नहीं कर सकता, तो जो जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके ऊपर वो एप्लीकेशन, उनके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन लगाई जाएगी। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 के अंदर गिवन है। अब क्या कहता है नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन। नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में जनरली कहीं पर भी गिवन नहीं है कि आपको एक नोटिस देना चाहिए किसी पार्टी को जिसके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन नोटिस दिया जाता है, नोटिस देना चाहिए। और नोटिस जब भी आप एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाते हैं तो उसके लिए आपको एक नोटिस देना पड़ता है। तो ये तो ही हमारी बात कि आप किसके ऊपर एग्जीक्यूशन लगाएंगे और किसके अगेंस्ट लगेगी और कौन लगा सकता है। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की कि कौन कौन से वो कोर्ट हैं जो डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इस चीज के बारे में हमें गिवन है सेक्शन नंबर 38 के अंदर सीपीसी के कि कौन सा वो कोर्ट है जो डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की पावर रखता है। तो इसको चलिए समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोर्ट है जिसने हमारी एक डिक्री पास की है। हम अपना केस जिस कोर्ट के अंदर लेकर के गए, उस कोर्ट के अंदर जाने के बाद हमने अपना केस लड़ा, पूरा ट्रायल चला और उसी कोर्ट के अंदर हमारी डिग्री पास हो गई। तो जिस कोर्ट के अंदर हमारी डिग्री पास होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट। फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट जो है वो एक आपको समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप अपना केस लेकर के जाते हैं किसी कोर्ट के अंदर और वो कोर्ट उस केस को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे कोर्ट के अंदर, और जो दूसरा कोर्ट होता है उस कोर्ट के अंदर वो डिग्री एग्जीक्यूट की जाती है, उस कोर्ट के अंदर वो डिग्री पास की जाती है। तो जिस भी कोर्ट के अंदर आपकी डिग्री पास की जा रही है उस कोर्ट को आप कहेंगे फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट। समझ रहे? यानी कि आप जहां पर अपना केस लेकर के गए थे उस कोर्ट को नहीं माना जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट। जिस कोर्ट के अंदर आपकी डिग्री पास होती है उस कोर्ट को कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट। तो अब जब हमारे फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट के अंदर हमारी डिग्री पास हो गई तो हमारे इस कोर्ट के पास में पावर है इस डिग्री को एग्जीक्यूट करने की। लेकिन क्या होता है कभी कभी जो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट होता है वो उसके पास जब हम डिग्री लेकर के जाते हैं तो वो हमारे उस डिग्री को ट्रांसफर कर देता है किसी और कोर्ट के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट डेटर और बाय द डिग्री होल्डर। तो ये क्यों करता है? इसके कुछ रीजंस हैं। इसके रीजन, सबसे पहला रीजन तो हमारा ये हो सकता है कि इफ द जजमेंट डेटर हैव नो प्रॉपर्टी इन द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट पास डिग्री, यानी कि जिस कोर्ट ने डिग्री को पास किया है अगर उस कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में से रिकवर करने का, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने का, वो जो प्रॉपर्टी है जिसमें से उसको जिसे बेच करके या जिसका पोजेशन दिलाना था वो उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर आती नहीं है, तो फिर वो जो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है वो उसमें से रिकवर कैसे कराएगा, उस डिग्री को एग्जीक्यूट कैसे कराएगा? तो वो क्या करता है, वो दूसरी कोर्ट के अंदर उस डिग्री को ट्रांसफर कर देता है जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। तो पहला रीजन तो हमारा ये हुआ। दूसरा रीजन हमारा ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर लाइज इन जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ए बट नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई डिग्री, यानी कि जो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट था उसके अंदर जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी तो आती थी लेकिन वो इतनी नहीं थी कि उससे पूरी डिग्री एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की और जो हमारा जो डिग्री जो पास हुई है वो डिग्री हमारी पास हुई है 20 लाख रुपए की। अब जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है जिसके अंदर हमने डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसके अंदर उस जुरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। तो कोर्ट क्या करेगी, हाफ तो उस एग्जीक्यूट करा लेगी अपनी डिग्री को उस जुरिसडिक्शन के अंदर, अपनी एप्लीकेशन जो हमने लगाई है उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी को बेच करके या उसको पोजीशन दिला करके जितनी डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकती है उतना पार्ट वो एग्जीक्यूट करा लेगी अपने पास से। लेकिन जो बाकी का पार्ट बचता है उसके लिए अगर किसी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी दूसरे जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, किसी दूसरे जुरिसडिक्शन के कोर्ट के अंदर आती है, तो वो उसको वहां पर ट्रांसफर कर देगी। तो दूसरा रीजन हमारा ये हो सकता है कि अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सफिशिएंट पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तो दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर कर सकती है। अब हमने ये देखा कि कोर्ट कैन एग्जीक्यूट डिग्री विच पास डिग्री
जिस कोर्ट ने हमारे डिक्री को पास करा है वही एग्जीक्यूट भी करा सकती है, और साथ ही साथ टू विच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि हमारा जो दूसरा कोर्ट है जिसके पास में एग्जीक्यूशन के लिए सेंड कर दी गई है, तो वो वाला कोर्ट भी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ये सेक्शन नंबर 38 हमारा बताता है कि कौन सा कोर्ट हमारी डिक्री को एग्जीक्यूशन कराता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेक्शन नंबर 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 39 की हमारी हेडिंग है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। ये कहता है कि इफ अ जजमेंट डेटर रिजाइड इन लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। तो बात यहाँ पर हो रही है हमारी ट्रांसफर ऑफ डिक्री की, कि डिक्री किन किन सूरतों के अंदर हमारी ट्रांसफर हो सकती है। तो हमारी डिक्री ट्रांसफर हो सकती है जबकि हमारा जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ हमारी डिक्री आई है वो उस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर ही नहीं रहता जिस कोर्ट के अंदर वो डिक्री पास की गई है। तो अगर जजमेंट डेटर हमारा उस लोकल लिमिट के अंदर नहीं रहता तो कोर्ट जो डिक्री होल्डर होगा उसकी एप्लीकेशन से, अब वो एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन के द्वारा उस डिक्री को किसी दूसरे कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर देगी, उस कोर्ट के अंदर ट्रांसफर करेगी जिस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर जजमेंट डेटर रहता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डिक्री किस केस के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। इफ जजमेंट डेटर डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई डिक्री इन लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट विच पास डिक्री, यानी कि अगर जो प्रॉपर्टी लोकल लिमिट्स के अंदर आती है उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर आती है जिसने डिग्री को पास करी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है जिससे कि डिग्री को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जा सके। यानी कि अगर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और डिग्री हमारे पास हुई है 20 लाख रुपए की, तो वो डिग्री पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, यानी कि सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो जिस जुरिसडिक्शन के अंदर सफिशिएंट प्रॉपर्टी है उस जजमेंट डेटर की, उस जुरिसडिक्शन के अंदर जो कोर्ट आती होगी उस कोर्ट के अंदर वो डिक्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हमारे थर्ड पॉइंट है कि जजमेंट डेटर डायरेक्ट सेल, अगर कोई डायरेक्ट सेल है या फिर किसी डिलीवरी या किसी प्रॉपर्टी की, यानी कि सपोज कीजिए कि कोई डिलीवरी कराई जा रही है किसी प्रॉपर्टी की, वो इमूवेबल हो या मूवेबल, तो वो प्रॉपर्टी जिस जुरिसडिक्शन के अंदर रिजाइड होती होगी, जिस जुरिसडिक्शन के अंदर होगी, उस जुरिसडिक्शन के अंदर जो कोर्ट आएगा उस कोर्ट के पास में उस डिग्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो यूपी के अंदर है और आप रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो आपको यूपी जाकर के उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा ना। तो अगर उसकी कोई डिलीवरी करानी है या फिर किसी को पोजीशन दिलाना है या फिर उसको सेल करानी है, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि हमको जो जिस जुरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही होगी उस कोर्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो कोर्ट हमारी उस एप्लीकेशन के हिसाब से हम एप्लीकेशन लगाएंगे और वो एप्लीकेशन हमारी ट्रांसफ़र करा देगी हमारी डिग्री को उस कोर्ट के अंदर जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी होगी। और सबसे अहम रीज़न है एनी अदर रीज़न, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुझको इस डिग्री को जो है दूसरे कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, तो बाय किसी भी रीज़न के हिसाब से, लेकिन वो जो रीज़न होगा वो कोर्ट को ट्रांसफ़र करने से पहले राइटिंग में लिखना होगा अपने ऑर्डर के अंदर कि मैं इस डिग्री को ट्रांसफ़र कर रही हूँ बाय दिस रीज़न, और वो कोई भी रीज़न होगा कोर्ट उस डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकती है। अब एक सवाल आता है हमारा कि क्या कोर्ट अपने मोशन से, क्या अपनी तरफ से ट्रांसफ़र कर सकती है। मान सपोज कीजिए हमने अभी सेक्शन नंबर 39 के अंदर देखा कि जो डिग्री होल्डर होता है वो उसे एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी इस डिग्री को आप उस कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि उस जो जजमेंट डेटर है वो वहाँ रहता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो वहाँ आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये तो हुई हमारी एप्लीकेशन की बात, लेकिन क्या कोर्ट बाय इट्स ओन मोशन, क्या अपने मोशन से, अपने सुओ मोटो, अपनी पावर से उसको ट्रांसफ़र कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल सेक्शन नंबर 39 का सबसेक्शन 2 हमारा यही बताता है कि कोर्ट बाय इट्स ओन मोशन कैन ट्रांसफर द डिग्री टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। तो अगर आपने एप्लीकेशन नहीं भी लगाई है और कोर्ट को लगता है कि इस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए
इस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए इस डिक्री को उस कोर्ट में भेज देना चाहिए, उस जुरिडिक्शन के कोर्ट के अंदर भेज देना चाहिए, तो कोर्ट अपने मोशन से भी डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है। अब हमारा सेक्शन नंबर 39 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि एक सवाल होता है कि क्या कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है डिक्री जो उसके लोकल लिमिट्स के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आती। तो इसका हमारा जवाब मिलता है सेक्शन नंबर 39 के सबसेक्शन 4 के अंदर कि जिस लोकल लिमिट की जुरिडिक्शन के अंदर, यानी कि जिस कोर्ट, अगर कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं है किसी प्रॉपर्टी को या किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करने का, वो उसके जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आती वो जगह, तो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उसको उस डिक्री को ट्रांसफर करना पड़ेगा उस कोर्ट के पास में, जिस कोर्ट के पास में लोकल लिमिट्स होगी उस जुरिडिक्शन की जहां पर वो डिक्री सेटिस्फाई की जा रही है। तो कोर्ट के पास मोशन है ट्रांसफर करने का, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी लोकल लिमिट से बाहर जा करके किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करे। तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन नंबर 39। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 42 की, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स के पास में क्या क्या पावर होती है? तो सबसे पहली पावर होती है हमारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास में, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैव सम पावर एज दैट ऑफ सेम पावर एज दैट ऑफ कोर्ट विच पास डिक्री। यानी कि जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है उस कोर्ट के पास में जो पावर्स हैं वही सेम पावर हमारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास भी रहेंगी। यानी कि अगर हमारी डिक्री ट्रांसफर होकर के किसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास में जाती है तो उस कोर्ट के पास में वो सेम पावर्स रहेंगी जो पावर्स हमारी उस कोर्ट के पास थी जिसने उस डिक्री को पास किया है। दूसरी पावर है हमारे कोर्ट के पास में पावर टू पनिश और डिसओबेइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर कोई पर्सन डिसओबे करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है डिक्री के एग्जीक्यूशन के अंदर, तो उसको पनिश करने की पावर भी हमारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास में होगी। तीसरी पावर है हमारी पावर टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री टू अनदर कोर्ट। यानी कि अगर जिस कोर्ट ने हमारी डिक्री को पास की है उसके पास में पावर है कि वो एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास में उस डिक्री को सेंड कर दे। लेकिन जो हमारी एग्जीक्यूशन कोर्ट है, यानी कि जिसके पास में वो डिक्री है जो एग्जीक्यूट कर रही है, उसके पास भी ये पावर रहेगी कि अगर वो उसको लगता है कोई सॉलिड रीजन है कि अब मेरे कोर्ट से नहीं, इसको आगे किसी और कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर देनी चाहिए, तो उस कोर्ट के अंदर सेंड करने की पावर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास भी होती है। और साथ ही हमारे पास में एक पावर ये भी है कि पावर टू एग्जीक्यूट अ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी उसके पास में ये पावर भी है कि अगर डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है तो उनके लीगल जो जजमेंट डेटर है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके अगेंस्ट में उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है तो वो भी एग्जीक्यूट करा सकती है। ये पावर भी हमारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट रखती है। अब एक अहम बात यह है कि आप इस चीज को समझना बहुत अच्छे से कि कोर्ट के पास एक पावर भी है कि वो डिक्री को अटैच कर सकती है। अब डिक्री को अटैच करने का मतलब ये है कि जो हमारा डिक्री होल्डर है, यानी कि जिसके फेवर में डिक्री आई है, अब हम एक डिक्री की बात नहीं कर रहे, अब अभी हम दो अलग अलग केसेस की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जो हमारे केस के अंदर तो जजमेंट डेटर है, लेकिन वहीं वो दूसरा कोई केस जीत चुका है जहां पर वो डिक्री होल्डर है। तो अगर वो डिक्री होल्डर है और उसको डिक्री के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी और ये सब कुछ मिलेगा, तो वो हमारे लिए तो जजमेंट डेटर है, लेकिन वो किसी और के लिए डिक्री होल्डर है। तो अगर किसी जजमेंट डेटर के पास में कोई डिक्री है और उस डिक्री के अंदर ये है कि भाई उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी और उस प्रॉपर्टी से या फिर मतलब अब वो उसका ओनर बन जाएगा ना डिक्री के हिसाब से, वो उसके पास में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हम अगर डिक्री होल्डर हैं तो हम उस जजमेंट डेटर के पास जो डिक्री है उसको अटैच भी करवा सकते हैं। तो ये पावर भी हमारे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास में होती है कि वो किसी जजमेंट डेटर के पास में अगर कोई डिक्री है तो वो उसको भी अटैच कर सकती है। तो ये तो हमारा रहा सेक्शन नंबर 42, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब हम इस एग्जीक्यूशंस के कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रेसेप्ट क्या होता है। सेक्शन नंबर 46 जो एग्जीक्यूशन के अंदर है उसकी सब हेडिंग है, उसकी हेडिंग है प्रेसेप्ट्स।
तो अब प्रेसेप्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। एक डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिक्री पास की गई होती है। अब वो क्या करता है, वो एक एप्लीकेशन लगाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। तो जो जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अटैचमेंट के लिए वो एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट के अंदर डिक्री पास की गई होती है। तो अब हमारा जो हम डिक्री होल्डर जो है वो गया उस कोर्ट के अंदर जहाँ पे डिक्री पास हुई है, एग्जीक्यूशन की अपनी पिटीशन लेकर के उसने एप्लीकेशन लगाई कि जी इसकी ये प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। अब जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आती या फिर आती है, तो कोर्ट ने क्या काम करा, कोर्ट ने उस कोर्ट के पास में उस डिक्री को ट्रांसफर कर दिया या फिर एक ऑर्डर करा। डिक्री को ट्रांसफर नहीं करा, एक ऑर्डर करा, तो उस ऑर्डर को हम प्रिसेप्ट कहेंगे। एक ऑर्डर करा दूसरी कोर्ट के अंदर, एक अनदर कोर्ट के अंदर कि आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, तो उस ऑर्डर को हम कहेंगे प्रिसेप्ट्स। यानी कि डिक्री होल्डर अपनी एक एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट के अंदर जाता है और जाकर के कहता है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच की जाए, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है दूसरी कोर्ट को कि आप इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। तो जो दूसरी कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को अटैच की है उसको प्रिसेप्ट कहते हैं। लेकिन सेक्शन नंबर 46 के अंदर एक प्रोविजो है और प्रोविजो ये कहता है नो अटैचमेंट शैल कंटिन्यू अंडर द प्रिसेप्ट बियॉन्ड 2 मंथ। यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है प्रिसेप्ट के अंदर, तो जो उसका जो अटैचमेंट है वो 2 महीने के बाद में खत्म हो जाएगा। अगर आपने उसको दोबारा से ऑर्डर पास नहीं करा तो वो जो अटैचमेंट हुआ है वो 2 महीने तक ही रहेगा, उसकी वैलिडिटी 2 महीने तक होगी। अगर वो बार बार ऑर्डर पास करके उसको अटैच करे रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी वैलिडिटी 2 महीने के बाद में खत्म हो जाएगी। तो ये तो था हमारा प्रिसेप्ट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 47 के बारे में। सेक्शन नंबर 47 हमारा बताता है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनको हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करते वक्त या डिक्री के ऊपर जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है उस वक्त डिटरमाइन कर सकता है। यानी कि अब हमारा जो सूट है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर पहुंच गया है, हमारी डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है कोर्ट के अंदर। तो अब कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं जिनको हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पावर रखता है डिटरमाइन करने के लिए, जिनके लिए कोई सेपरेट सूट लाने की जरूरत नहीं होती, जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग के अंदर ही डिसाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एग्जीक्यूशन। किसी भी डिक्री के अगर एग्जीक्यूशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो वो हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगा उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा है हमारा डिस्चार्ज। अगर डिक्री को डिस्चार्ज करना है, यानी कि अगर किसी डिक्री को आगे एग्जीक्यूट ना करवा करके डिस्चार्ज करवाना है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन लगा रहा है, तो कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं लगेगी। जो एग्जीक्यूशन के अंदर चल रहा है वही डिस्चार्ज के लिए भी एप्लीकेशन वहीं पर ही डिसाइड होगी। और तीसरा है सेटिस्फेक्शन। अगर किसी डिक्री को सेटिस्फाई कराना है तो उसके लिए भी जो एप्लीकेशन है वो कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं आएगी, ये हमारी एग्जीक्यूशन के अंदर ही इसी प्रोसीडिंग के अंदर डिसाइड होगा। अब हमारा एक सवाल ये उठता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिस्चार्ज और एग्जीक्यूशन क्या सेपरेट सूट लाई करता है? तो सीधी बात हमने अभी बताई आपको कि सेपरेट सूट शैल नॉट लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिस्चार्ज और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब अगर किसी डिक्री के हिसाब से किसी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करना है तो उसके लिए भी कोई सेपरेट सूट लाने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन के अंदर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि जिसके लिए जो डिक्री है वो जिसके फेवर में हुई है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, और वो उसका जो मिलना है, जो भी कुछ उस डिग्री का मिलना है वो किसको मिलना है। तो ये चीज भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिसाइड होना है वो एग्जीक्यूशन पिटीशन के अंदर ही डिसाइड होगा, कोई सेपरेट सूट इसके लिए नहीं लाया जाएगा। और तीसरी चीज है हमारी कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर किया जा रहा है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कर रहे हैं या फिर किसी परचेजर को कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो पोजीशन की जो डिलीवरी है उसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं लाना है। जो हमारी एग्जीक्यूशन पिटीशन है वही इस चीज को डिसाइड करेगी कि वो डिलीवरी कैसे और किसके पास तक जाएगी। तो ये तो रहा हमारा सेक्शन नंबर 47। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 50, और सेक्शन नंबर 50 हमारी बात करता है कि क्या डिक्री को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जी हाँ, अगर हमें अपनी डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स
के खिलाफ तो हम एक एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट में मूव कर सकते हैं एग्जीक्यूशन की फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो हमारा आंसर यस है। हम एग्जीक्यूशन के लिए जो डिक्री है हमारी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट में लगा सकते हैं। वो कब लगा सकते हैं? वो हम तब लगा सकते हैं जब जजमेंट डेटर जो है वो डिक्री के सेटिस्फेक्शन से पहले उसकी डेथ हो जाती है। अगर वो मर जाता है तो अब हमें अपनी एग्जीक्यूशन तो करानी है डिक्री की, तो हम वो किसके खिलाफ कराएंगे? तो उसके लिए हम जो जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे। फिर कोर्ट जो चीज उनको जजमेंट डेटर से लेनी थी उसी चीज को कोर्ट उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लेगी। क्या होता है कि एक फादर होता है, अब जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो जो उनके बच्चे होते हैं उनके पास में वो प्रॉपर्टी चली जाती है। तो अगर वो सेम प्रॉपर्टी है, सेम अमाउंट है जो एक आदमी का ट्रांसफर होकर के दूसरे के पास में चला गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में चला गया है, तो उस चीज को रिकवर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जजमेंट डेटर का जिंदा होना जरूरी हो। अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में गया है तो उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की लगा करके हम अपनी डिक्री को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एग्जीक्यूशन को पूरा खत्म करते हैं, तो इसलिए अभी हम सेक्शन नंबर 50 तक ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसको अगले पार्ट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।